नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे संसद के 4 इंपोर्टेंट पदों के बारे में। 4 सबसे इंपोर्टेंट पोस्ट कौन कौन सी है। मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा तो पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 4 सबसे महत्वपूर्ण पद है। इन पदों के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। एसएससी और रेलवे वाले बच्चों ध्यान दो कि अब थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ गया है, डीप लेवल पूछा जाता है, तो अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की। तो एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। सभापति उपसभापति, एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। सभापति को बोला जाता है चेयरमैन, उपसभापति को बोला जाता है डेप्यूटी चेयरमैन, अध्यक्ष को बोला जाता है स्पीकर और उपाध्यक्ष को बोला जाता है डेप्यूटी स्पीकर। अब हम बात करते हैं, एक तो हमारी राज्यसभा है, एक हमारी लोकसभा है। 2 पद राज्यसभा में होते हैं और 2 पद लोकसभा में होते हैं। राज्यसभा के दोनों पद कौन से हैं? एक तो होता है राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और एक होता है राज्यसभा का उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। और 2 पद हमारी लोकसभा में होते हैं। एक तो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और एक होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। हमारी राज्यसभा का सबसे बड़ा पद कौन सा है? चेयरमैन का, सभापति का। और लोकसभा का सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? अध्यक्ष का होता है। ध्यान रखना, लोकसभा का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक मंत्री मात्र है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों का वो प्रधान है, वो एक मिनिस्टर है, लेकिन कैसा है? प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा मिनिस्टर है। लोकसभा का सबसे बड़ा संवैधानिक पद, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ लोकसभा होती है लोकसभा अध्यक्ष की, स्पीकर की। ये चारों की चारों पोस्ट बेटा निर्वाचित या इलेक्टेड होती है, चुनाव के माध्यम से भरी जाती है, मनोनीत नहीं की जाती है। ये चारों के चारों पद इलेक्टेड है, निर्वाचित होते हैं। और इन सब के लिए कौन सी प्रणाली काम आती है? आपने नाम सुना होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि इस प्रणाली के अंतर्गत प्रायिकता दी जाती है, आपका वोट बेकार नहीं होता है। एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, उसके अंदर फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या अंतर है, क्या होता है, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चारों की चारों सीटों का चुनाव होता है। अब जरा ध्यान देना, ध्यान से, ये जो सभापति होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 याद करो, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति पढ़ा चुका हूं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव तो, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कभी नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है। तो उसका चुनाव तो उपराष्ट्रपति के माध्यम से हो जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको पता है कि गुप्त मतदान हम काम में लेते हैं। गुप्त मतदान या सीक्रेट बैलेट के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो चेयरमैन के लिए हम क्या करवाते हैं? चुनाव नहीं करवाते हैं, ये हमारा उपराष्ट्रपति होता है। बची तीनों पोस्ट, ये तो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। बची डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इन तीनों पोस्ट के लिए खुला मतदान होता है, ओपन बैलेट होता है। निर्वाचित पद तो है, चुनाव के माध्यम से भरे जाएंगे, लेकिन चुनाव कैसा होता है? खुला मतदान, ओपन बैलेट होता है। पता रहता है पहले से कि कौन किसको वोट डालने वाला है। खुला मतदान या ओपन बैलेट का मतलब होता है कि पहले से पता रहता है कि कौन किसको वोट डालेगा। सीक्रेट नहीं रहता है, गुप्त नहीं रहती है बात। उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली मैं आपको बता चुका हूं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है ना। और इन तीनों के लिए ये वाली सिंगल प्रणाली काम में लेते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से। किसका? उपसभापति का, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो प्रणाली में आपको बता चुका हूं, चुनाव का प्रकार बता चुका हूं, गुप्त मतदान है या खुला मतदान है। सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से उपराष्ट्रपति चुन लिया, मतलब राज्यसभा का सभापति चुन लिया। बची ये तीनों पोस्ट, इन तीनों पोस्ट के लिए खुला मतदान होता है। अब है अच्छी बात, मैंने आप सभी के लिए बहुत ही एक
तरीके से लिख रखा है, आपको दिक्कत नहीं होगी अपनी कॉपी उठाना और इसको बना लेना। ऐसे कैसे, रेलवे और एसएससी वाले बच्चे ध्यान देना, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो इनको कॉपी में लिख लेना, आराम से बना लेना। अब हम बात करते हैं चारों के चारों पदों की। चारों के चारों पदों के बारे में बात करेंगे। पद का जिक्र किस अनुच्छेद में, वेतन कितना मिलता है, वेतन का जिक्र किसमें, चुनाव की तारीख, कार्यकाल, शपथ वगैरह। तो यहां पर लिखा सभापति चेयरमैन, यहां पर उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन, यहां पर अध्यक्ष स्पीकर और यहां पर उपाध्यक्ष। सबसे पहले बात करते हैं पद की कि किस अनुच्छेद में इनके पद का जिक्र है। तो एक सभापति और एक उपसभापति होगा, इसका जिक्र है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 89 में दोनों पदों का जिक्र है कि भारत में राज्यसभा का एक तो सभापति होगा, एक उपसभापति होगा, एक चेयरमैन होगा, एक डेप्यूटी चेयरमैन होगा। तो ये जिक्र किसमें, अनुच्छेद 89 में ही है। और लोकसभा में भी दो पद होंगे, एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा, एक लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, एक स्पीकर होगा, एक डेप्यूटी स्पीकर होगा। इसका जिक्र अनुच्छेद 93 में है, 93 में है। तो ये दोनों पद होंगे राज्यसभा में, इनका जिक्र 89 में ही है, एक जगह ही है। और लोकसभा में ये दोनों पद होंगे, इसका जिक्र 93 में एक जगह ही है, ध्यान रखना। तो पद की बात होगी कि किस अनुच्छेद में इन पद का जिक्र है, कि ये पद होंगे 89 और 93। अगला, वेतन कितना मिलता है इनको। मतलब देखो, हमारा लोकसभा अध्यक्ष को वेतन कितना मिलता है, 4.5 लाख रुपए। और लोकसभा अध्यक्ष के बराबरी राज्यसभा के सभापति को भी वेतन मिलता है 4.5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि किस अनुच्छेद में इनके वेतन का जिक्र है, तो इन चारों के वेतन का जिक्र है अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 97 में लिखा हुआ है कि संसद के द्वारा सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए जितना भी वेतन निर्धारित किया जाएगा उतना वेतन इनको मिलने वाला है। तो चारों के चारों पदों के वेतन का जिक्र किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 97 में है। ये ध्यान रखना, बहुत ही आसान है याद करना, ठीक है। तो मैंने जब आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति को सैलरी उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलती है, उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है राज्यसभा के सभापति के तौर पर, क्योंकि बेचारा काम तो सारे दिन कहां पर करता है, राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं मिलती, उसको राज्यसभा के सभापति के तौर पर सैलरी मिलती है। अगली बात करते हैं चुनाव की तारीख। देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव तो अपने आप में होता है, इसके चुनाव की कोई तारीख नहीं होती है, इसके चुनाव की तारीख तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है। उपसभापति के चुनाव की तारीख कौन तय कर देगा, सभापति कर देगा। बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो इसके बाद कौन बचा, राष्ट्रपति बचा। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसकी है, राष्ट्रपति की, सबसे बड़ा संवैधानिक पद। और लोकसभा का सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष की तारीख कौन निर्धारित करता है, भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के बाद हायर अथॉरिटी में राष्ट्रपति का नंबर आता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है। उपाध्यक्ष की तारीख कौन निर्धारित करेगा, अब उपाध्यक्ष की तारीख अध्यक्ष निर्धारित कर सकता है भाई। पहले अध्यक्ष की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित कर रहा था, अब उपाध्यक्ष की तारीख कौन निर्धारित कर सकता है, अध्यक्ष। इससे बड़ी वाली पोस्ट मौजूद है, तो उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित कर देगा। अब बात करते हैं कार्यकाल की, टेन्योर कितना होता है। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो जब तक वो उपराष्ट्रपति है तब तक वो राज्यसभा का सभापति है। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर है तब तक वो राज्यसभा का सभापति रहेगा। दूसरा, उपसभापति का कार्यकाल। अब देखो, उपसभापति कौन बनेगा, राज्यसभा का कोई ना कोई मेंबर ही बनेगा। उपसभापति राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो कोई ना कोई राज्यसभा के मेंबर में से कोई एक होगा। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये जो उपसभापति बनेगा ये राज्यसभा का कोई ना कोई सदस्य ही बनेगा, इसलिए इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। तो क्योंकि राज्यसभा का कोई ना कोई सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें, जब तक वो राज्यसभा का सदस्य है तब तक वो उपसभापति के पद पर बना रहेगा। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष
कोई ना कोई लोकसभा का सदस्य ही बनेगा, और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसलिए इन दोनों का कार्यकाल कितना दिखाई दे रहा है आपको? 5-5 वर्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों पद लोकसभा के हैं और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसलिए जब तक वो लोकसभा का सदस्य है तब तक वो इस पद पर बना रहेगा। बाय चांस मान लो कि लोकसभा का सदस्य नहीं रहा तो फिर वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा। अच्छा, एक बार और, जब भी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, कार्यकाल पूरा होने के बाद वो पद पर बने रह सकते हैं। कब तक? जब तक नई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। जैसे मान लो ये 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, इनको अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब तक नई लोकसभा चुनकर नहीं आएगी उससे एक दिन पहले तक यही पूरी की पूरी कार्रवाई देखने वाले हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, शपथ की बात करते हैं। ये चारों के चारों पद शपथ नहीं लेते, इस बात का ध्यान रखना। ना ही राज्यसभा का सभापति शपथ लेगा, ना ही राज्यसभा का उपसभापति शपथ लेगा, ना ही लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेगा और ना ही लोकसभा का उपाध्यक्ष शपथ लेगा। क्यों नहीं लेंगे शपथ? मैं बताता हूं क्यों नहीं लेंगे। देखो, राज्यसभा का सभापति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के तौर पर पहले ही शपथ ले चुका है, इसलिए वो शपथ नहीं लेगा। उपसभापति कौन है? राज्यसभा का कोई ना कोई सदस्य है, तो वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ले चुका है। उपसभापति के तौर पर शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ले चुका है ना। तो इसलिए वो उपसभापति के तौर पर शपथ नहीं लेगा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी बात करते हैं। ये दोनों भी लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं। ये ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य के रूप में, मेंबर ऑफ लोकसभा के रूप में क्या ले चुके हैं? शपथ या ओथ ले चुके हैं। तो वापस से इनको शपथ लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके हैं, इसलिए ये सभापति के तौर पर शपथ नहीं लेंगे। ये राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ले चुके हैं, इसलिए उपसभापति के तौर पर शपथ नहीं लेंगे। ये दोनों भी लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं, इसलिए ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर शपथ नहीं लेते हैं। तो इन पदों की शपथ नहीं लेते हैं ये लोग, पहले शपथ ले चुके हैं ये। आगे बात करते हैं इस्तीफा। देखो, राज्यसभा का सभापति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत का उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति बनता है। तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। तो ये किसके इस्तीफा देते हैं? राष्ट्रपति को। उपसभापति किसको इस्तीफा दे देगा? सभापति को दे देगा, ठीक है। तो यहां पर सभापति को इस्तीफा दिया जा सकता है, उपसभापति सभापति को इस्तीफा दे सकता है। यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देता है। ये आपस में इस्तीफा देते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा दे देगा, ठीक है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा, आपस में इस्तीफा दे लेते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पद से हटाने का प्रावधान। पद से हटाने का प्रावधान है, देखो, राज्यसभा के सभापति को, राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 92 में जिक्र है। तो राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा का उपसभापति पद से खाली होगा कैसे? त्याग पत्र दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, या 14 दिन की पूर्व सूचना देकर इनको प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, 14 दिन की सूचना देकर प्रभावी बहुमत के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटा देंगे। तो उपराष्ट्रपति जैसे हटेगा राज्यसभा का सभापति भी हट जाएगा। बात करते हैं उपसभापति की। इसका जिक्र भी है अनुच्छेद 92 में कि 14 दिन की सूचना देकर सामान्य बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। इनको प्रभावी बहुमत से हटाएंगे, इनको सामान्य बहुमत से हटाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का जिक्र है आर्टिकल 94 में, 94 में। इन दोनों को हटाने का जिक्र है 92 में और इन दोनों को हटाने का जिक्र है 94 में। इनको हटाने का भी सामान्य तरीका है, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर इनको सामान्य बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर, ठीक है, सामान्य बहुमत के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। तो इन दोनों पदों को हटाने का जिक्र 92 में, इन दोनों पदों को हटाने का जिक्र 94 है।
चारों के चारों पदों के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देकर सामान्य बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन इसका ध्यान रखना, इसके लिए आपको प्रभावी बहुमत होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति को हमें हटाना है, राज्यसभा का सभापति तो अपने आप ही हट जाएगा, है ना। आगे की बात करते हैं, कार्यों की बात करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा की कार्रवाई को देखेगा, प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का उपसभापति यदि सभापति मौजूद नहीं है तो फिर ये राज्यसभा की कार्रवाई देखेगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाई देखता है, और मान लो किसी वजह से लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष कार्रवाई देखता है, किसकी, लोकसभा की। एक बात और ध्यान रखना, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य इनमें सबसे ज्यादा होता है। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को भी पारित करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक मनी बिल को प्रमाणित करते हैं। ज्यादातर इन चारों पदों में सबसे ज्यादा काम किसका बताना है, लोकसभा के अध्यक्ष का आपको बताना है। तो ये आपके चारों के चारों महत्वपूर्ण पद हैं, सारे के सारे अनुच्छेद लाइन से लिख लेना, ठीक है। अब एक और पोस्ट आती है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में भी होता है और अपनी विधानसभाओं में भी होता है। केंद्र सरकार में तो संसद है, वहां पर तो लोकसभा है निचला सदन, और राज्यों में अपनी क्या होती है, निचले सदन को विधानसभा कहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा या गवर्नर के द्वारा। तो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होगा, इसका जिक्र है 95 में, और विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर होगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 180 में। दोनों लिख दिया है मैंने याद करने की दृष्टि से, ठीक है। आपसे राज्यों के बारे में तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको राज्यों को साथ में लेकर चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 95 में, और राज्यों की विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर होगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 180 में। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की सलाह से भारत का राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। अगर राज्यों की बात करें तो गवर्नर अपॉइंट करेगा इसको। राज्यों में कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा 180 के माध्यम से। किसको बनाया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो भी सबसे वरिष्ठतम सदस्य है, वरिष्ठतम सदस्य उम्र के आधार पर नहीं, कामकाज के आधार पर। उम्र के आधार पर नहीं, कामकाज के आधार पर। उम्र या कामकाज का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि किसी की उम्र है 50 साल, है ना, 60 साल ले लेते हैं। किसी की उम्र है 60 साल और वो पहली बार लोकसभा में चुन के आया है। 60 साल उम्र है, पहली बार भाई साहब सांसद बन के आए, तो उनको क्या एक्सपीरियंस है? मान लो किसी की उम्र 50 साल ही है ना, किसी की उम्र 50 साल ही है, लेकिन वो पिछले 3 साल से लोकसभा में लगातार चुन के आ रहे हैं, 15 साल का कामकाज का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस काम के आधार पर देखा जाएगा, उम्र के आधार पर नहीं देखा जाता है, ठीक है। और जैसे ही पहली बैठक होगी, लोकसभा की पहली बैठक होगी, उसमें प्रोटेम स्पीकर को चुना जाएगा, उसमें प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखो, आपको सभी को पता है कि मैं जो अभी आपको पद पढ़ा रहा था, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा तुरंत आई और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया, ऐसा नहीं होता है, वक्त लगता है। 15-20 दिन, 1 महीना भी लग जाता है कई बार सही कैंडिडेट को ढूंढने में और चुनाव करवाने में। तो लोकसभा की जब पहली बैठक होती है ना, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर को चुनना जरूरी है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में थोड़ा समय लगता है, 15-20 दिन लग जाएंगे। तो 15-20 दिन तक लोकसभा की कार्रवाई संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो प्रोटेम स्पीकर का पद होता है बच्चों लोकसभा के अंदर। और प्रोटेम स्पीकर क्या क्या काम करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक कार्रवाई देखेगा। जब तक लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नहीं चुन लिया जाता है, तब तक उसकी लोकसभा की कार्रवाई को देखने का काम करेगा प्रोटेम स्पीकर। शपथ, जो सदस्य है, जो मेंबर ऑफ लोकसभा है, उनको शपथ दिलवाने का काम करेगा, ओथ दिलवाने का काम करेगा, उनकी सीटों का बंटवारा कर देगा, सीट आवंटित कर देगा, ठीक है। मंत्रियों को कौन कौन सी सीट मिलेगी या सदस्यों को कौन कौन सी सीट मिलेगी, सीटों का आवंटन कर देगा, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। शपथ दिलवा देगा, है ना, और सदन की कार्रवाई देखेगा कब तक? जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। तो आज हमने 4 इंपोर्टेंट पद पढ़े हैं, ठीक है। इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।